Hello everyone, welcome to Tutoriaholic. I am Rashmi Chaudhary. Today we are going to start the next topic, that is conditional operator. इसके नाम में ही कंडीशन है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या किया जाने वाला है, आप लोगों को एक कंडीशन दी जाने वाली है और वो कंडीशन का रिजल्ट आपको क्या मिल रहा है, बेस्ड ऑन दैट यू आर गोइंग टू एग्जीक्यूट द फर्दर स्टेटमेंट्स। ओके, सो अगर जो कंडीशन दी है उसका रिजल्ट ट्रू आता है तो आप उसके बाद वाला ट्रू वाला जो एक्सप्रेशन है उसको आप सॉल्व करोगे। अगर कंडीशन का आंसर आप लोगों को फॉल्स आ रहा है तो आप फॉल्स के बाद में जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने हैं उनको यहाँ पर एग्जीक्यूट किया जाएगा। ओके, सो लेट्स सी इन डिटेल व्हाट इज़ द कंडीशनल ऑपरेटर और इनका यूज़ कैसे किया जाता है प्रोग्रामिंग के अंदर। ओके, सो इसका जो फॉर्म है कंडीशनल ऑपरेटिंग का या फिर कंडीशनल ऑपरेटर का, तो वो कुछ ऐसा होता है। यहाँ पर आपका पहले एक्सप्रेशन 1 होता है, यहाँ पर आप इसको एक्सप्रेशन 1 कह सकते हो या फिर कंडीशन भी इसको कह सकते हो। ओके, सो एक्सप्रेशन 1, उसके सामने क्वेश्चन मार्क, उसके बाद में एक्सप्रेशन 2, फिर कोलन और फिर एक्सप्रेशन 3 आएगा आपका। ठीक है, सो ये यहाँ पर सिंटैक्स आप लोगों को दे दिया है कंडीशनल ऑपरेटर्स का। अभी कंडीशनल ऑपरेटर के अंदर जो आपका एक्सप्रेशन 1 होता है वो डिपिक्ट करता है कंडीशन। ओके, मतलब जो भी कंडीशन आप लोगों को देनी है वहाँ पर बेस्ड ऑन विच यू आर गोइंग टू एग्जीक्यूट द फर्दर कोड, सो वो जो कंडीशन है वो आप देने वाले हो एक्सप्रेशन 1 की जगह पर, जिसको आपको इवेल्युएट करना है वो कंडीशन आ जाएगी आपकी एक्सप्रेशन 1 की जगह पे। ठीक है, और अगर आपका एक्सप्रेशन 1 की जो कंडीशन है वो अगर आपको ट्रू आंसर दे रही है, वो अगर आपका ट्रू एग्जीक्यूट हो रहा है, तो आप फर्दर कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करोगे, तो आप वहाँ पर अगर वो कंडीशन ट्रू आ रही है तो आप सेकेंड एक्सप्रेशन जो है वो एग्जीक्यूट करने वाले हो। ठीक है, अगर एक्सप्रेशन 1 के जगह पर जो कंडीशन दी हुई है वो कंडीशन अगर आपको ट्रू रिजल्ट दे रही है तो उस वक्त आप क्या करोगे, एक्सप्रेशन 2 वाला जो स्टेटमेंट है वो आप एग्जीक्यूट करोगे। ठीक है, लेकिन अगर वहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है या फिर ये जो कंडीशन है ये अगर आपकी फॉल्स हो जाती है, ये अगर आपकी गलत हो जाती है, तो उस वक्त आप क्या करने वाले हो, अगर ये फॉल्स हो जाती है तो आपका जो कंट्रोल है, मतलब सिस्टम का जो कंट्रोल है वो चला जाएगा डायरेक्टली एक्सप्रेशन 3 के ऊपर। ठीक है, सो एक्सप्रेशन 1 अगर ट्रू होता है तो एक्सप्रेशन 2 जो है वो एग्जीक्यूट होगा, लेकिन अगर एक्सप्रेशन 1 फॉल्स हो जाता है तो कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा, एक्सप्रेशन 3 वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, मैंने कलर चेंज करके यहाँ पर हाईलाइट करके दिया है। एक्सप्रेशन 1 अगर ट्रू है तो आपका एक्सप्रेशन 2 जो है वो एग्जीक्यूट होगा, 3 उस वक्त एग्जीक्यूट नहीं होगा, उसको स्किप कर दिया जाएगा। लेकिन अगर एक्सप्रेशन 1 फॉल्स आ रहा है, उसकी जो आंसर आप लोगों को मिल रहा है वो फॉल्स मिल रहा है, तो उस वक्त एक्सप्रेशन 2 जो है उसको स्किप कर दिया जाएगा और कंट्रोल जो है वो डायरेक्टली आपका एक्सप्रेशन 3 के ऊपर चला जाएगा और उसको वहाँ पर एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है, यही बस ये जो सेम वर्किंग मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया है वही वर्किंग यहाँ पर मैंने वर्डिंग में लिखा हुआ है। ओके, सो इसका एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। अभी मान लो फ़िलहाल तो क्या है, मैरिज का जो एज है बॉयज़ की अगर हम बात करते हैं तो मैरिज की एज कितनी है, 21, मिनिमम 21 ईयर्स का लड़का वहाँ पर होना चाहिए तभी वो शादी कर सकता है। ठीक है, 21 ईयर्स से कम वाला जो लड़का है वो शादी नहीं कर सकता, मतलब अगर उसकी शादी हो जाती है तो वो प्रॉपर नहीं होने वाली। ठीक है, तो कायदे के अनुसार वो शादी नहीं होने वाली। ठीक है, सो ऐसी अगर हमें कंडीशन देनी है कि फिर हम क्या करेंगे, हमें देखना है कि जो बॉय है उसकी एज कितनी है, वो हम वहाँ पर उससे एज एन इनपुट ले लेंगे। उसकी एज क्या है, वो आंकड़ा जो रहेगा, वो नंबर जो रहेगा वो हम वहाँ से उससे इनपुट ले लेंगे, तो और उसको हम स्टोर कर देंगे एज नाम के वेरिएबल के अंदर। अभी सपोज़ करो एज नाम का वेरिएबल मैंने बनाया है, ठीक है, और एज नाम के वेरिएबल के अंदर यहाँ पर मैं मतलब जो भी यूज़र है, जो भी लड़का है उसकी एज यहाँ पर मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाएगी। ओके, सो यहाँ पर हम चेक करेंगे पहला एक्सप्रेशन किस लिए था, कंडीशन के लिए था। ठीक है, सो पहला एक्सप्रेशन था आप लोगों का कंडीशन के लिए। सो वहाँ पर कंडीशन हम दे देते हैं कि भाई एज इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 21,
एज के अंदर जो वैल्यू है उसको हम चेक कर रहे हैं 21 के साथ, उसको कंपेयर करके देख रहे हैं हम। तो एज के अंदर जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू है क्या, एक तो वो बड़ी होनी चाहिए या फिर 21 के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, सो एज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 21, ये कंडीशन हम लोगों ने दे दी। अगर आप लोगों का एज जो हम लोगों ने यहाँ पर एंटर किया है, अभी सपोज कर लो कि हम लोगों ने जो एज वहाँ पर दिया है वो हमने दिया है सपोज करो 20 सेकेंड। ठीक है, वो बच्चा जो है, वो लड़का जो है वो 22 ईयर्स का है। ठीक है, सो यहाँ पर कंपेयर किया जाएगा, एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 21 है क्या, 22 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 21, कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। तो मैंने क्या बताया था, जब भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो कौन सा वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया जाएगा, जो सेकेंड वाला स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है, सो हमने सेकेंड स्टेटमेंट के अंदर क्या लिख दिया है, हमने लिखा है अगर बच्चा 21 ईयर्स से या फिर 21 साल का है या फिर 21 से बड़ा उम्र का है, तो हम वहाँ पर लिख देंगे कि भाई तू शादी कर सकता है, दैट इज़ यू आर एलिजिबल टू मैरिज, यू आर एलिजिबल फॉर मैरिज। ओके, और अगर वो बच्चा जो है उसकी उम्र जो है वो 21 से कम है तो हम उसको प्रिंट कर देंगे, उसको मैसेज दे देंगे कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर मैरिज, सॉरी आप शादी नहीं कर सकते अभी फ़िलहाल। ठीक है, सो ऐसा मैसेज हमने प्रिंट करना है। तो हम क्या करेंगे, पहली तो कंडीशन हम लोगों ने दे दी, एज इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 21, एज जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 21 है क्या भाई, वो चेक कर लो। ठीक है, अभी फ़िलहाल तो हम लोगों ने 22 एज दिया है, तो वो कंडीशन जो है वो ट्रू हो रही है। तो यहाँ पर कौन सा वाला एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा, जो सेकेंड वाला एक्सप्रेशन था वो एग्जीक्यूट होगा, मतलब ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो एग्जीक्यूट होगा। और वहाँ पर प्रिंट क्या मिलके आउटपुट स्क्रीन पे क्या प्रिंट होके आएगा कि यू आर एलिजिबल फॉर मैरिज, आप शादी कर सकते हो। ठीक है, अभी दूसरी कंडीशन चेक करते हैं। सपोज कर लो कि एज जो है, अभी हम 22 को हटा के यहाँ पर एज ले लेंगे 18। ठीक है, फिलहाल तो हम लड़के की उम्र देख रहे हैं, तो 18 साल का अगर लड़का है तो वहाँ पर चेक किया जाएगा एज इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 21, एज जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 21 है क्या। ठीक है, मतलब एज यहाँ पर कितना है फिलहाल, तो यहाँ पर एज है आपका 18, सो 18 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 21। आंसर क्या मिलेगा आपको, यहीं पे आपकी जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, सो जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है वैसे आपका जो कंट्रोल है वहाँ से एक्सप्रेशन थर्ड जो है उसको एग्जीक्यूट करने लग जाएगा। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन थर्ड क्या लिखा हुआ है, मैसेज प्रिंट करके मिल जाएगा आपको आउटपुट स्क्रीन पे कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर मैरिज, आप शादी के लिए फ़िलहाल तो भी एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, सो यहाँ पर अगर ध्यान देते हो तो मैंने प्रिंटिव स्टेटमेंट इसलिए यहाँ पर डाले हैं ताकि आप लोग वहाँ पर गलती ना करें। जैसे पहले तो हम कंडीशन देख लेंगे, कंडीशन कैसे दी जाती है, तो नॉर्मल हमारे जो पहले वाले ऑपरेटर हम लोगों ने देखे थे ना, वही ऑपरेटर्स का यूज़ यहाँ पर किया गया है चेक कंपैरिजन करने के लिए। ठीक है, सो कंडीशन आप लोगों का क्लियर हो जाता है। कंडीशन देने के बाद आप लोगों को क्वेश्चन मार्क देना है। ठीक है, ये फॉर्मेट ही था आपका। फॉर्मेट क्या था कंडीशनल ऑपरेटर का, पहले एक्सप्रेशन 1, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, फिर एक्सप्रेशन 2, उसके बाद कोलन, और फिर क्या था आपका एक्सप्रेशन 3 था। ठीक है, सो ये जो सिंबल है, ये जो सिंटैक्स है, यही सिंटैक्स हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ किया है। पहला हो गया आपका कंडीशन, कंडीशन के बाद हम लोगों ने दे दिया क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, प्रिंटफ जो है पूरा का पूरा उसको मैंने ब्रैकेट में ले लिया। ठीक है, एक अलग से ब्रैकेट बना लिया प्रिंटफ के लिए, आपने नहीं दिया तो भी चलता है। ये आउटर साइड का जो ब्रैकेट है, जो मैंने रेड कलर से लिखा है यहाँ पर हाईलाइट किया है, वो आपने नहीं दिया तो भी चलेगा, डायरेक्टली प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख दिया तो भी चलने वाला है। ठीक है, सो मैंने क्या किया है, प्रिंटफ का जो फॉर्मेट था हमारा वही फॉर्मेट यूज़ किया है, बस उसके अंदर मैंने मैसेज चेंज कर दिया, यू आर एलिजिबल फॉर मैरिज। और अभी मैंने यहाँ पर क्या किया, हम लोग क्या करते हैं हमेशा प्रिंटफ स्टेटमेंट का ब्रैकेट कंप्लीट होने के बाद सेमी कोलन देते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को सेमी कोलन जो है वो नहीं देना है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है, यहाँ पर आप लोगों को सेमी कोलन जो है वो नहीं देना है। और फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका कोलन, जो
सेकंड एक्सप्रेशन जो है वो कंप्लीट हो गया है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कोलन। तो यही कोलन यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है। और फिर थर्ड एक्सप्रेशन जो है उसको स्टार्ट कर दिया है। तो थर्ड एक्सप्रेशन के अंदर फिर से मैंने ब्रैकेट के अंदर पूरा प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख दिया है, और उसके अंदर भी मैंने लिख दिया है मैसेज जो भी मुझे देना था वो दे दिया, जो कि मुझे देना था फिलहाल तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर मैरिज, ठीक है। और फिर यहाँ पर भी मुझे ब्रैकेट कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने यहाँ पर देना है सेमीकोलन, ठीक है। सो पहला वाला जो सेकेंड एक्सप्रेशन के अंदर जो प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा है उसके बाद में मुझे सेमीकोलन नहीं देना है, वहाँ का सेमीकोलन मुझे स्किप करना है। सिर्फ एक्सप्रेशन 2 खत्म हो रहा है और 3 शुरू हो रहा है, तो वहाँ पर मुझे टर्नरी ऑपरेटर है ये, यहाँ पर 3 ऑपरेटर्स लगने वाले हैं। तो सेकेंड ऑपरेटर जो है, मतलब सेकेंड एक्सप्रेशन आपका जहाँ पर ख़त्म होता है तो वहाँ पर आपका कोलन आ जाएगा, ठीक है। सो यही आपका सिंटैक्स है, यही मैंने नोट में बताया है, क्योंकि बहुत बार गलती यहीं पर होने वाली है कि आप क्या करोगे, प्रिंटफ स्टेटमेंट हमेशा की तरह प्रिंटफ स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन दे दोगे। तो यहाँ पर आपको सेमीकोलन नहीं देना है, क्योंकि वहाँ पर अगर आप सेमीकोलन दे दोगे तो वहीं पर कंपाइलर क्या करेगा, भाई यहाँ पर सेमीकोलन आ गया है मतलब यहीं पर एंड ऑफ स्टेटमेंट है, ठीक है। जहाँ पर भी सेमीकोलन आ जाता है उसको वहाँ पर लगता है कि यहाँ पर एंड ऑफ स्टेटमेंट है, तो वो उसके आगे जो भी आप लोगों ने लिखा है उसको चेक नहीं करने वाला। तो आपकी थर्ड जो एक्सप्रेशन है वो चेक ही नहीं होने वाला वहाँ पर, इसलिए आपको वहाँ पर सेमीकोलन नहीं देना है, उसको स्किप कर देना है और सिर्फ कोलन देना है, ठीक है। सो ये हो जाता है आपका कंडीशनल ऑपरेटर। अभी नेक्स्ट जो टाइप है आपको ऑपरेटर का वो छोटा सा स्पेशल ऑपरेटर्स है, ठीक है। सो देर आर 3 special operators. फर्स्ट वन इज साइज ऑफ ऑपरेटर, सेकेंड वन इज योर एम्परसेंट का जो सिंबल होता है वो होता है, और थर्ड वन इज योर पॉइंटर ऑपरेटर, ठीक है। सो ये जो ऑपरेटर होता है साइज ऑफ ऑपरेटर, ये क्या करता है, इसका सिंबल, इसका सिंटैक्स हमेशा ऐसा ही होता है, साइज ऑफ और उसके आगे ब्रैकेट। तो जिस भी वेरिएबल की, जनरली यहाँ पर क्या किया जाता है, जो वेरिएबल है उसकी साइज़ जो है वो यहाँ पर दी जाती है। मतलब सपोज़ करो कि अगर मैंने वहाँ पर एक इंटीजर टाइप का जो वेरिएबल है वो बना लिया, हम नाम दे देते हैं उसको a, ठीक है। a नाम का इंटीजर टाइप का जो वेरिएबल है वो मैंने बना लिया, ठीक है। सो अगर मुझे a की साइज़ कितनी है यह पता करना है, तो अभी मैंने तो आप लोगों को बोल दिया डेटा टाइप्स, जब मैंने आपको बताए तो डेटा टाइप्स के अंदर मैंने आपको बोल दिया इंटीजर जो है वो 2 बाइट का होता है, फ्लोट जो है वो 4 बाइट का होता है, और कैरेक्टर जो है वो 1 बाइट का होता है, ठीक है। सो फिलहाल तो आप लोगों को इतना तो पता है कि a नाम का अगर वेरिएबल मैंने इंटीजर टाइप का बना लिया है तो मेमोरी के अंदर वो क्या करने वाला है, 2 बाइट की मेमोरी जो है वो रिजर्व करके रखेगा, और a को जब भी मैं इनिशलाइज कर दूंगी, सपोज करो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया a इज इक्वल्स टू 5, तो ये जो 5 ये जो वैल्यू है ये इसकी जगह पर, जहाँ पर मेमोरी के अंदर उसने डब्बा बना लिया था, खुद के लिए जगह बना ली थी, उसके अंदर ये वैल्यू जो है वो स्टोर हो जाएगी, ठीक है। सो अभी मुझे चाहिए है कि ए ने कितनी वैल्यू, कितनी मेमोरी जो है, कितनी साइज ऑफ मेमोरी उसने लेके रखी है, ऑक्यूपाई करके रखी है। तो फिलहाल तो मुझे पता है कि वो 2 बाइट ही लेने वाला है, लेकिन आपको ये प्रूव करना है, मतलब आपको ये प्रोग्राम के थ्रू देखना है। तो आप क्या करोगे, वहाँ पर साइज ऑफ जो ऑपरेटर है वो यूज़ करोगे, ठीक है। आप लिखोगे साइज ऑफ ब्रैकेट, उसके अंदर a लिखोगे और ब्रैकेट कंप्लीट कर दोगे, मतलब बेसिकली इसके अंदर आप क्या करोगे, a लिख दोगे और ब्रैकेट कंप्लीट कर दोगे, ठीक है। साइज ऑफ a ऐसा अगर आप लिख देते हो तो आपको रिटर्न क्या मिलने वाला है, आंसर में क्या मिलने वाला है, यू विल गेट द साइज ऑफ द मेमोरी लोकेशन दैट वाज असाइंड टू दैट वेरिएबल, ठीक है। जो भी वेरिएबल आप यहाँ पर पास करने वाले हो उस वेरिएबल को कितनी मेमोरी साइज, कितनी साइज की मेमोरी वहाँ पर असाइन की गई है, उतनी साइज आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो ऑपरेटर है ये क्या करता है, ये आपको मेमोरी लोकेशन का एड्रेस बता देता है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि a नाम का मैंने वेरिएबल बना लिया और उसको मैंने मेमोरी के अंदर, जैसे ही मैं वेरिएबल बना लेती हूँ, वेरिएबल को यहाँ पर डिक्लेयर कर देती हूँ, डिफाइन कर देती हूँ, वैसे क्या होता है, मेमोरी के अंदर एक जगह पर
एक खाली जगह देखी जाती है कि इसको कितनी जगह लगने वाली है। ए को फिलहाल तो 2 बाइट की जगह लगनी है क्योंकि वो इंटीजर टाइप का है। तो 2 बाइट जहाँ पर भी खाली है वहाँ पर ए को असाइन कर दिया जाता है। वो जो जगह है वो ए के नाम पे रख दी जाती है, लिख दी जाती है। ठीक है, सो उसको हर एक जगह को कुछ ना कुछ एड्रेस होता है। ठीक है, सो सपोज करो कि यहाँ पर इतनी बड़ी सारी मेमोरी है और इसके अंदर ये जो 2 बाइट की जो सेल है ये हम लोगों की ए के लिए दे दी गई है। तो इसको कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। तो सपोज करो इसका जो एड्रेस है वो है 1000। ठीक है, सपोज करो इसका जो एड्रेस है वो है 1000। तो ये एड्रेस आपको कैसे पता चलेगा? जनरली ये एड्रेस क्या है ये हमें पता नहीं चलता। ये कौन से वेरिएबल कहाँ पर स्टोर है वो अलग अलग जगह पर स्टोर हो सकते हैं। भले ही आप यहाँ पर एक ही जगह पर एक साथ 2-3 वेरिएबल यहाँ पर बना लो। ठीक है, एक साथ 2-3 वेरिएबल को यहाँ पर डिक्लेयर कर लो, लेकिन जब भी आप उनकी अगर लोकेशन एड्रेस अगर उनका देखते हो तो वो अलग अलग जगह पे हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी फ़िलहाल तो हम लोगों ने 1 2 3 वेरिएबल एक साथ ही बना लिए तो तीनों के तीनों जो है वो एक के पीछे एक ही उनकी जगह होने वाली। ऐसा नहीं होता है। जहाँ पर भी मेमोरी खाली दिखती है उतनी जगह जो ज़रूरी है उतनी जगह की होल अगर वहाँ पर खाली दिखता है तो वो इसको असाइन कर दिया जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर अभी 5 जो है वो 1000 लोकेशन पे स्टोर है। तो अगर आपको ये एड्रेस चाहिए है कि आपका मेमोरी लोकेशन कहाँ पर है, किस जगह पर आपको आपका वेरिएबल का जो वैल्यू है वो स्टोर किया गया है, तो आप ये सिंबल यूज़ कर सकते हो। ठीक है, द नेक्स्ट जो ऑपरेटर है वो है पॉइंटर का। ये क्या करता है? दिस विल पॉइंट टू द वेरिएबल। अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पर पॉइंटर ए, ठीक है, पॉइंटर ए अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ तो ये क्या करेगा? दिस विल पॉइंट टू दी ए। ठीक है, ए जहाँ पर है उसको ये पॉइंट कर देगा। ठीक है, उसकी वैल्यू मतलब उसको ये पॉइंट कर देगा, उसकी वैल्यू क्या है ये आपको फिर पता चल जाएगा। ठीक है, सो ये हो जाता है आपका स्पेशल ऑपरेटर्स। और यहाँ पर सारे के सारे जो ऑपरेटर्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। सी के अंदर इतने सारे ऑपरेटर्स थे, वो सब के सब ऑपरेटर्स जो है वो हम लोगों ने देख लिए। एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोगों ने कौन कौन से टाइप्स देखे हैं ऑपरेटर के। सबसे पहले हम लोगों ने देखा एरिथमेटिक ऑपरेटर, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के अंदर हम लोगों ने प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट देखा। ठीक है, देन नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था रिलेशनल ऑपरेटर, फिर लॉजिकल ऑपरेटर, बीट वाइज ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, और आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा कंडीशनल ऑपरेटर और स्पेशल ऑपरेटर। ठीक है, सो यहाँ पर ऑपरेटर्स जो है वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। अभी इस यूनिट का एक टॉपिक जो है वो बचा हुआ है जो कि है प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर, मतलब किस प्रायोरिटी से आप लोगों ने कौन सा ऑपरेटर सबसे पहले सॉल्व करना चाहिए। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर कर लेंगे। ओके, थैंक यू।